और जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, बारबन वाइको को बिनहाम की आमद के बारे में आगाह कर दिया गया है। बाकी तफसीलात जो कुछ हैं उसके बारे में बस मैं भी तुम्हारी ही तरह लाइल्म हूँ। दफतन हमारे बाईं सिमत रखे हुए एक अजीब से बॉक्स से एक आवाज उभरी और प्रोफेसर फेडरिक ने जल्दी से कैमरा नमा मशीन बंद कर दी और उस बॉक्स के करीब पहुंच गया। बॉक्स का ऊपरी ढकना खोलकर उसने उसमें से एक रिसीवर निकाला और फिर कुछ बटन ऑन करके रिसीवर कान से लगा लिया। प्रोफेसर बोल रहा हूँ, उसने कहा, और दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आने लगी जो मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। प्रोफेसर उन्हें बगौर सुनता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ठीक है, शुक्रिया, जो कुछ तुम कर सकते हो वो काबिल कदर है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। ऐन उसी वक्त जब हमें इसकी जरूरत थी, कुछ मुफीद मालूमात हासिल होंगी। क्या मतलब? मैंने बता तलब नजरों से उसे देखते हुए कहा। मेरे आदमी उस सिलसिले में मसरूफ अमल हैं और लास वेगास में अपना काम कर रहे हैं। गुड, गोया उसी बिनहाम के बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई हैं आपको? हाँ, बिनहाम के बारे में नहीं बल्कि प्लेटिनियम पॉइंट के बारे में भी। इस वक्त बिनहाम प्लेटिनियम पॉइंट से मुतल्लक कुछ खसूसी दस्तावेजात बारबन वाइको से हासिल करना चाहता है और उसके इवज लॉर्ड वाइन प्लेटिनियम पॉइंट का कुछ हिस्सा बारबन वाइको को देगा। इससे ज्यादा मालूमात मुमकिन नहीं हो सकी। गोया इस वक्त तमाम गुफ्तगू उन दस्तावेजात के बारे में हुई होगी जो बारबन के पास महफूज हैं। तुम सूरत हाल का किसी न किसी हद तक तो अंदाजा लगा ही चुके होगे। हाँ, और मेरे ख्याल में ये काफी है। गुड, बाज़ मामलात में डेर विल्सन हमें सिर्फ अपनी जहानत पर इंसार करना होता है और उसके लिए हमें मुनासिब मौके नहीं फराम हो पाते। ताहम मुझे यकीन है कि अगर तुम जरा सी होशियारी से काम लो तो तुम्हारा मकसद पूरा हो सकता है। मैंने प्रोफेसर फेडरिक से इत्तफाक किया था। थोड़ी देर के बाद फेडरिक मुझे वहां से भी निकाल कर एक और तीसरे कमरे में ले गया। यहाँ उसने मुझे काफी की पेशकश की और अभी हम काफी खत्म भी ना कर पाए थे कि दो आदमी अंदर दाखिल हो गए। वो प्रोफेसर के सामने मुअद्दब नजर आ रहे थे। उनमें से एक का सर अंडे के छिलके की तरह साफ शफाफ था, अलबत्ता कानों के पास बालों की कुछ झालरें लटकी हुई थी। आंखों पर मखसूस किस्म की गोल शीशों वाली ऐनक लगी हुई थी और उसका चेहरा भी खासा मदाहिया था। लेकिन अपने फन में बिलाशुबा वो माहिर था, क्योंकि उसने मेरे चेहरे पर जब मेकअप किया तो मैं 100% बिनहाम की शक्ल में था। मेकअप के सिलसिले में मुझे बड़े बड़े माहिरीन से साबका पड़ चुका था, लेकिन अभी तक मेकअप की जदीद तरीन शक्ल सिर्फ जोशू के पास थी और उस चीनी स्टाइल के मेकअप के मुकाबले में हर किस्म का मेकअप अब बेकार था। मैंने तारीफी निगाहों से उस फनकार को देखा और फिर चंद तारीफी जुमले कहे। उस दूसरे आदमी का इंतखाब भी कर लिया गया था जिसे मेरे साथ रहना था। उसका नाम पॉल मैसन था। वो एक चाको चौबंद आदमी था और प्रोफेसर ने उसे मेरे मिशन के बारे में तफसीलात बता दी थी। चुनाचे उस शख्स को इस दूसरे आदमी की शक्ल दे दी गई जिसे बिनहाम के साथ आना था। तमाम कामों से फारिग होने के बाद प्रोफेसर घड़ी देखता हुआ मेरे साथ उसी कमरे में आ बैठा जहाँ उसने मुझसे मुलाकात की थी। उसने कहा, बस थोड़ी देर के बाद तुम्हें उस तरफ रवाना कर दिया जाएगा जहाँ इस सिलसिले के आखिरी काम अंजाम देने हैं। फिक्र ना करो, मेरे चंद आदमी तुम्हारे साथ होंगे और वो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। बेहतर होता अगर तफसील पहले मेरे इल्म में आ जाती। मैंने कहा, कुछ क्या? अब उन तमाम मरहलों से फारिग होने के बाद मैं तुम्हें यही कुछ बताने जा रहा हूँ। मैंने तुम्हें पहले ये बता दिया था कि तुम्हें उन दोनों की जगह लेनी है। किस तरह लेनी है ये अब बताना चाहता हूँ। बिनहाम और उसका साथी हेलीकॉप्टर के जरिए जैसी आर्गन की जनूबी पहाड़ियों तक पहुंचेंगे जहाँ हेलीपैड बनाया गया है। ये हेलीपैड 3 चट्टानों के दरमियान है और अमूमन बारबन वाइको के लोग उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन उन चट्टानों से मुल्हिक तकरीबन निस्फ फरलांग के फासले पर एक और साफ सुथरा मैदान है। उसे भी हेलीपैड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गो हमने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन वो हमारी निगाह में बहरहाल है। मतलब प्रोफेसर? मैंने दिलचस्प निगाहों से प्रोफेसर को देखते हुए पूछा। तारीख रातें हैं, आसमान पर चांद नहीं होता बल्कि बादल छाए रहते हैं। चुनाचे रात के उस हिस्से में हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पर उतारने के लिए नीचे से इशारे दिए जाएंगे। उन्हीं इशारों की मदद से हेलीकॉप्टर नीचे उतरेगा। बारबन वाइको की मुतय्यन करदा जगह पर उसके 4 आदमी मौजूद हैं। उन 4 आदमियों के पास 2 जीप गाड़ियां और एक वैगन है। ये लोग टार्चों की मदद से, जिनके शीशे सब्ज हैं, हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने का इशारा देंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त उन टार्चों में जो सेल पड़े हुए हैं वो नाकारा हैं और ऐन उसी वक्त जब वो टार्चें रोशन करेंगे तो उन्हें मायूसी का सामना करना होगा, जबकि उनके बराबर वाले हेलीपैड से भी हेलीकॉप्टर को नीचे आने के लिए इशारे दिए जाएंगे।
चुनाचे जिस हेलीपैड के इशारे हेलीकॉप्टर वाले देखेंगे उसी पर उतरेंगे। उनके नीचे उतरते ही तुम लोग उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ोगे और उनका शायाने शान इस्तकबाल करोगे। ये कहते हुए प्रोफेसर फेडर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। फिर उसने एक लम्हे तवक्कुफ किया और संजीदगी से बोला, तुम उन लोगों को मेरे हवाले कर दोगे, मेरा मतलब है मेरे आदमियों के सुपुर्द कर दोगे और खुद फौरन आगे बढ़ जाओगे और एहतियात से उस सिमत सफर करोगे जहां उन लोगों को मौजूद होना चाहिए। उस दूसरे हेलीपैड से पहले हेलीपैड का फासला तकरीबन निस्फ फरलांग है, इसलिए तुम्हारे उतरने की जगह उन लोगों को भी मालूम हो जाएगी और वो तुम्हारी तलाश में चल पड़ेंगे। तुम उनसे मुलाकात करोगे और उन्हें बताओगे चूंकि नीचे से कोई इशारा नहीं मिल सका, इसलिए तुम जहां भी मौका मिला उतर गए। समझ रहे हो ना मेरी बात? प्रोफेसर फेडरक ने कहा और मैं दिलचस्प निगाहों से प्रोफेसर को देखते हुए गर्दन हिलाने लगा। नहायत उम्दा प्रोग्राम है प्रोफेसर, यकीनन आपको इस सिलसिले में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। प्रोफेसर ने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाते हुए कहा, बाज़ औक़ात छोटे छोटे से कामों के लिए इतना कुछ करना पड़ता है कि अगर तफसील बताई जाए तो दूसरे लोग यकीन ही ना करें, मगर मुझे इसका अंदाज़ा है प्रोफेसर। वक्त तो हो गया है, मेरा ख्याल है अब तुम्हें चंद मिनट आराम कर लेना चाहिए। मुझे इजाज़त दो। मैं खामोशी से गर्दन हिलाकर रह गया। प्रोफेसर बाहर निकल गया था। मैं कमरे में बैठा हुआ उस प्रोग्राम के बारे में गौर कर रहा था। अब तक प्रोफेसर जो कर सका था वो इत्मीनान बख्श था, लेकिन उसके बाद के हालात मुझे ही मुकम्मल तौर पर संभालना थे, क्योंकि मैं एक ऐसे काम के हवाले से बारबन वाइको के सामने जा रहा था जिसके बारे में मुझे मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं थी। कुछ वक्त और गुजर गया। आखिर एक आदमी मेरे पास पहुंच गया और उसने नरम और शाइस्ता लहजे में कहा, जनाब तशरीफ ले चलिए, मिस्टर पॉल मैसन आपका इंतजार कर रहे हैं। पॉल मैसन मेरा वही साथी था जिसे पायलट के तौर पर मेरे साथ जाना था। बाहर उसने मेरा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उसके बाद हम एक गाड़ी में बैठकर उस पुरअसरार हेलीपैड की जानिब चल पड़े जहां हमें एक सिनसिनीखेज ड्रामे में हिस्सा लेना था। रात सर्द और तारीख थी। बाहर के मनाजिर तारीकी में गुम थे। जैसी आर्गन के इलाके के बारे में मेरी मालूमात बहुत मुख्तसर थी। ओली बावड़ की सरजमीन पर यह मेरी दूसरी मुहिम थी। अमेरिका मेरे लिए अजनबी तो नहीं था, बल्कि यहाँ मैं अपना मुस्तकबिल संवारने आया था। अब ये दूसरी बात है कि हालात ने मुस्तकबिल के जाविये ही तब्दील कर दिए थे। रास्ते में तरह तरह के ख्यालात मेरे जहन में जा गजी रहे। हेलीपैड तक सफर करने में तकरीबन 22-23 मिनट सर्फ हुए और उसके बाद हम एक मखसूस जगह पहुंच गए। यहाँ नहायत एहतियात बरती जा रही थी, क्योंकि इस बात का अंदाजा था कि थोड़े ही फासले पर बारबन वाइको के आदमी मौजूद हैं। सुनसान हेलीपैड चट्टानों में घिरा हुआ था। बिल्कुल मस्जिद जगह थी, लेकिन इसका हाथा ज्यादा वसी नहीं था। ताहम हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ सकती थी। हमने एक बड़ी सी चट्टान की आड़ में मौजूद मोर्चा बना लिया। दूसरे लोग भी अपनी अपनी जगहों पर पहुंच गए थे, क्योंकि असल कार्रवाई उन्हें ही करना थी। मेरे और पॉल मैसन के साथ 3 अफराद और थे जिन्हें इस सिलसिले में सबसे अहम काम करना था। उनमें एक शख्स वही था जिससे मेरी मुठभीड़ हो चुकी थी, यानी वो चौड़े शानों वाला जो मेरे हाथों जख्मी हुआ था, बल्कि मरते मरते बचा था। ये मेरी उससे दूसरी मुलाकात थी, लेकिन मैंने उसकी आंखों में किसी किस्म के मुस्बत या मनफी तासरात नहीं पाए थे। यूं महसूस होता था जैसे उसने अपने ज़हन से वो तमाम चीजें झटक दी हों। बाद में मुझे ख्याल आया कि ये सोच मेरी हमाकत है। दरअसल मैं तो बदले हुए हुलिये में था। वो मुझे दूसरी शक्ल में पहचानता था। उसके तसव्वुर में भी नहीं होगा कि मैं वो हूँ। प्रोफेसर ने हर शख्स को तो इस सूरत हाल से आगाह नहीं कर दिया होगा। मुकर्ररा वक्त पर आसमान पर रोशनियां नजर आईं। हेलीकॉप्टर की आवाज भी फिजा में बुलंद हुई थी, यानी वो सिनसिनी खेज लम्हात आ गए थे जब हमें अपने इस मिशन के मरहले से गुजरना था। बराबर के हेलीपैड पर निगाहें रखी जा रही थी। एक आदमी बुलंदो बाला जगह पर चढ़ गया था और वहां से वो दूसरे हेलीपैड को देख रहा था कि कहीं वो लोग वक्त से पहले नकारा टार्चों से वाकिफ ना हो जाएं और उसका मुतबादिल इंतजाम न कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने आसमान की तरफ देखा। हेलीकॉप्टर हमारे सरों पर पहुंच गया था। दफातन नीचे से सब्ज रोशनियों की जबानें लिपलिपाने लगी। हेलीकॉप्टर को 3 बार रोशनी के इशारे दिए गए और चंद ही मिनट के बाद वो नीचे उतरने लगा। हमारी कोशिशें कारगर रही थी। हम सब इंतहाई इत्मीनान से बाहर निकल आए। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलकर 2 आदमी नीचे उतरे थे। ये यकीनन बिनहाम और उसका पायलट साथी थे। चुनाचे हम उनके करीब पहुंच गए। उन लोगों ने पुरजोश अंदाज में हमारी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाए थे। बिनहाम की शक्ल मैंने पहचान ली थी। गो तारीकी थी, लेकिन गौर करने से चेहरे के नकूश का अंदाजा हो जाता था। पुरजोश अंदाज में आगे बढ़कर हाथ मिलाने वाले को इस वक्त इंतहाई तलख तजर्बे का सामना करना पड़ा।
चौड़े छानों वाले खतरनाक आदमी ने उनमें से एक की बगलों में हाथ डालकर उसकी गर्दन पर हाथ जमा लिए और फिर किसी मखसूस अंदाज में दाव लगाकर उसे नीचे गिरा दिया। पायलट का भी यही हाल हुआ था। उस काम में चंद लम्हों से ज्यादा ना लगे। हमने इस कार्रवाई में अमली तौर पर कोई हिस्सा ना लिया था। उन दोनों को घसीटते हुए चट्टान की आड़ में ले जाया गया और उसके फौरन बाद ही हमें उनके मखसूस लिबास फराहम कर दिए गए। उन्हें निहायत फुर्ती से पहनकर हम तैयार हो गए। अभी हमें तैयार हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि दूर से आहटें सुनाई देने लगी और हमारे साथी इस तरह चट्टानों में रोपोश हो गए जैसे वहां उनका कोई वजूद ही ना हो। हमारी निगाहें आने वालों पर टिकी हुई थी जो एक पतले से दर्रे से गुजरकर बुलंदी की जानिब आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद 4 आदमी हेलीपैड पर पहुंच गए। उन चारों के अंदाज में शदीद परेशानी के आसार थे। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, सॉरी मिस्टर बिनहाम, आपको परेशानी से 2-4 होना पड़ा। दरअसल हम एक अजीबो गरीब हादसे का शिकार हो गए। अफसोस हम आपको हेलीपैड पर उतारने के इशारे नहीं दे सके। मैं समझता हूँ कि इसमें भी शायद बारबन वाइको की कोई मसलत होगी। क्या आप लोग हमारे हेलीकॉप्टर को तबाह करना चाहते थे? मैंने तल्ख लहजे में कहा, नहीं नहीं, बराए करम इस बात पर किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। ये देखिए, हमारी टार्चें अचानक नाकारा हो गई जिनकी बिना पर हम आपको सही सिग्नल ना दे सके। ताहम हमने लाइटर जला जला कर नीचे से इशारे दिए थे जिन्हें आप नहीं देख सके थे। लाइटर? मैंने मजाक के अंदाज में कहा। बहरहाल हम आपकी तवक्को के खिलाफ सही और सालम उतर गए। अब क्या प्रोग्राम है? उनमें से एक शख्स ने बदस्तूर खजालत अमेज लहजे में कहा और हम दोनों उसके साथ चल पड़े। ये निस्फ फरलांग का फासला हमें पैदल ही तय करना पड़ा था। रास्ते में मैंने कई बार तंदिया अंदाज में उनसे पजीराई के बारे में कहा, लेकिन शर्मिंदा लोगों ने इस सिलसिले में कोई जवाब नहीं दिया था। थोड़ी देर के बाद हम कामयाब व कामरान बारबन वाइको की रिहायशगाह की जानिब जा रहे थे। हमारा इस्तकबाल करने वालों ने बड़ी मिन्नत समाजत करके हमें इस बात पर आमादा कर लिया था कि बारबन वाइको से इस छोटे से हादसे का जिक्र न किया जाए। उन्होंने कहा था कि चूंकि वो आम किस्म के लोग हैं और ये अंदाजा नहीं लगा सके कि टार्चों की सैल क्यों नाकारा हो गए, लेकिन उन्हें इसकी सख्त सजा भी मिल सकती है और अगर हम लोग मुनासिब समझें तो उन्हें इस सजा से बचा ले। चुनाचे थोड़ी सी देर के बाद मैंने उनसे वादा कर लिया कि इसका जिक्र मैं बारबन वाइको से नहीं करूंगा। इस बात पर उन्होंने बड़ी ममनूनियत का इजहार किया था। हालांकि खासी रात गुजर गई थी, लेकिन बारबन वाइको ने अपनी रिहाइशगाह में इसी वक्त हमसे मुलाकात की। ये अजीबो गरीब किस्म की इमारत थी जिसकी तामीर में कदीम तस्वुरात को सामने रखा गया था। मीनारे और जा बजा मेहराबें तहद्दे निगाह फैली हुई थी। हम सीढ़ियां तय करके एक हालनुमा कमरे में आए। वहां तेज रोशनी का एहतमाम था। दीवारों पर जगह जगह तस्वीरें और जानवरों के सर आवेजा थे। हाल के इख्तितामी सरे पर एक बुलंद सा चबूतरा बना हुआ था जिस पर जानवरों की खालें बिछी हुई थी। जमीन पर वैसे जानवरों के सर सजे हुए थे जिनकी आंखों में रोशनियां लगाई गई थी और वहीं एक शानदार कुर्सी पर एक तंदुरुस्त व तवाना आदमी बैठा हुआ था जो स्याह रंग के एक मखसूस लिबादे में मलबूस था और उसकी गोद में एक सफेद बिल्ली बैठी हुई थी। उसने अपने आप को इस वक्त जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के किसी पुरस्कार बाज की हैसियत दे रखी थी। उंगलियों में गश्तियां थी जिनमें हीरे जगमगा रहे थे। सफेद बिल्ली पर उसका हाथ सर से पुश्त तक गर्दश कर रहा था और चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। एतराफ में चंद अफराद बैठे हुए थे। बारबन वाइको ने मुस्कुराती निगाहों से हमें देखा और फिर बारी लहजे में बोला, आओ लॉर्ड विलाडी, वाइन के मखसूस नुमाइंदे, तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें सुनी गई हैं। यकीनन शक्ल सूरत और चलने के अंदाज से तुम एक पुरवकार इंसान लगते हो, मगर मेरे सामने तुम्हें इसका खुसूसी ख्याल रखना होगा। लॉर्ड वाइन ने यकीनन तुम्हें बताया होगा कि मेरे हुजूर किस तरह हाजिर रहा जाता है। ये कहकर उसने एक छिछोरा सा कहका लगाया, मैं भी तुम्हें उसी अंदाज में खुश आमदीद कहने के लिए मौजूद हूँ। आओ बैठो, तुम्हारे लिए ये मखसूस नशिस्तें लगाई गई हैं। ये गालिबन तुम्हारा पायलट है। उसने पॉल मैसन की तरफ इशारा करके कहा। मैं इसी दौरान सूरत हाल का जायजा ले चुका था। उस शख्स की इब्तदाई गुफ्तगू ही ने मुझे ये समझा दिया था कि वो कुछ भी है लेकिन घटिया ज़हनियत का इंसान है। चुनाचे उससे उसी के अंदाज में गुफ्तगू करना ज्यादा मुनासिब होगा। नशिस्तों की तरफ बढ़ते हुए मैंने कहा, कदीम दौर के शहनशाह कासदों की इस्तकबाल जरा मुख्तलिफ अंदाज में किया करते थे। गालिबन तुमने उनकी तारीख नहीं पढ़ी क्योंकि इस दरबार को सजाते हुए कोई सलीका नहीं बरता गया, या फिर तुम ऑनलाइन फिल्मिंग के किरदारों से बहुत ज्यादा मुतासिर हो। ये बिल्ली बार बार तुम्हारी गोद से निकलकर भागने की कोशिश कर रही है। इससे पहले सुधा लेना चाहिए था।
बार्बन वाइक्यू ने पहले चौंक कर बिल्ली की तरफ देखा। बिल्ली पुरसुकून बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए अजीब से आसार पैदा हुए। इसी दौरान मैं और पॉल मैसन उस नशिस्त पर जा बैठे थे जिसकी तरफ इशारा किया गया था। बार्बन वाइक्यू ने वसीले अंदाज में कहा, कदीम शहनशाहों का हवाला दिया है तुमने, तो इस बात का भी इल्म होगा कि उस वक्त कासदों के लिए क्या आदाब हुआ करते थे। मैं इस ड्रामे में शरीक नहीं हूँ, मेरा जो मकसद है वो तुम्हारे इल्म में है, मैंने जवाब दिया। यानी वो 7 दस्तावेजात जो प्लेटिनियम पॉइंट से मुतल्लिक हैं और जो मेरे पास लॉर्ड वाइन का एक कमजोर पहलू है। सुनो बिन हाम, लॉर्ड वाइन को यह बात मालूम है कि इन दस्तावेजात के बगैर वो प्लेटिनियम पॉइंट पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं हासिल कर सकेगा। यूं समझ लो कि आधा हिस्सा मेरे पास है, आधा उसके पास। मैंने उसे 12 पेशकश की कि वो कोई समझौता कर ले, कोई ऐसा समझौता जिसमें मेरी बड़ी हैसियत को सामने रखा जाए। लेकिन लॉर्ड वाइन अपनी दुनिया में मस्त है। वो बिला वजह ही अपने आप को कोई बड़ी चीज समझ बैठा है। अगर उसके साथ कुछ समझदार लोग होते तो उसे बताते कि जुर्म की दुनिया एक अलग हैसियत रखती है। खानदानी विरासत थोड़े बहुत इख्तियारात तो दिला सकती है, लेकिन जो ताकत और तजर्बा जराइम की दुनिया में शख्सियत को मुमताज़ और मुनफरद बनाने के लिए नागुज़ीर है, वो हालात की सख्ती से नबर्द आजमा हुए बगैर हासिल नहीं होता। अपने बाजुओं की मदद से हासिल किया हुआ इक़्तिदार ही ज्यादा मुस्तहकम साबित होता है। तुम विलादी वाइन को बिगाड़ने में सबसे नुमाया हैसियत रखते हो। तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हारे बारे में मेरी मालूमात नाकाफी होगी? मुझसे सुनो, तुम असल में CIA से निकाले हुए वो नाकारा शख्स हो जिसे सलाहियतों के फुकदान के सबब उस अहम इदारे के लिए मुनासिब न समझा गया। CIA के उसूलों के मुताबिक तुम्हारी मौत की घड़ी मुतय्यन कर दी गई थी, लेकिन उस वक्त के सदर से तुम्हारे किसी बुजुर्ग के ताल्लुकात थे जिसकी बिना पर तुम्हारी जान बख्शी करा दी गई। बार्बन वाइक्यू ने फिर एक कहका लगाया और बोला, क्या तुम्हें हैरत नहीं हुई बिन हाम? क्या तुम मुताज्जिब नहीं हो इस बात पर कि विलाडी वाइन के एक अदना से रुकन के बारे में भी मेरी मालूमात किस कदर मुकम्मल है? मैंने अलीमी से जवाब दिया, नहीं, बल्कि तुम्हारे बारे में कुछ फैसले करने में मुझे आसानी हो रही है बार्बन वाइको। मैं सोच रहा हूँ कि विलाडी वाइन तुम्हारे ज़हन पर इस कदर मुसल्लत है कि तुम उसके इतराफ में फैले हुए लोगों के बारे में भी छानबीन कराते फिरते हो। लेकिन मुझे इन तमाम बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो सिर्फ तुमसे ये बात करना चाहता हूँ कि प्लेटिनियम पॉइंट के सिलसिले में जो दस्तावेज़ात तुम्हारे पास मौजूद हैं उन्हें हमारे हवाले करने के सिलसिले में तुम किस तरह अमल करोगे। तुम्हें इल्म है विलाडी वाइन उन दस्तावेज़ात के उसूल का ख्वाह है और उसके लिए सब कुछ ज्यादा मुश्किल न होगा। मेरे इन अल्फाज पर एक लम्हे के लिए बार्बन वाइको सोच में पड़ गया और उसका चेहरा गुस्से से शुरू हो गया। फिर रफ्ता रफ्ता उसने अपने आप को संभाल लिया और हंसता हुआ बोला, इतराव में बिक रहे हो लोगों को देख रहे हो बिन हाम, ये सब इस बात पर खुश हैं कि चूहा खुद ही चूहेदार की तरफ दौड़ता चला आया है और यहाँ उसे वो तमाम तफसीलात बताना होंगी जो प्लेटिनियम पॉइंट से मुतल्लिक हैं। विलाडी वाइन हो या बिन हाम, हमारा मकसद तो एक ही आदमी का हुसूल था जो हमें प्लेटिनियम पॉइंट की वो तमाम तफसीलात बता दे जिनकी मदद से उसके उसूल में आसानी हो सकती है। चूँकि दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद है, इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम प्लेटिनियम पॉइंट के असल हकदार नहीं। कैसी दिलचस्प और कैसी पुरलुत्फ बात है बिन हाम कि तुम यहाँ कुछ और मकसद लेकर आए और यहाँ तुम्हारा वास्ता एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ सूरत हाल से पड़ा। उसने सर उठाकर एक जबरदस्त कहका लगाया। वो इस वक्त अपने आप को बिल्कुल किसी रवायती फिल्म के विलन की मानिद महसूस कर रहा था। फिर उसने अपने साथियों की तरफ रुख करके कहा, ये शख्स विलाडी वाइन का सबसे अहम आदमी है और यही हमें बताएगा कि प्लेटिनियम पॉइंट की असल जाए क्या है और उससे मुतल्लिक दास्तानों की क्या तफसील है। क्या तुम लोग उस सिलसिले में इससे सवालात नहीं करोगे? इतराफ में बैठे हुए 4 आदमी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनके चेहरों के तासरात में खतरनाक तब्दीली आ रही थी। वो मेरी तरफ और मेरे साथी पॉल मैसन की तरफ देख रहे थे। फिर उनमें से एक ने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर मेरे करीब पहुंचते हुए कहा, क्या तुम नॉर्मल अंदाज में ये सब कुछ बताना पसंद करोगे या उसके लिए तुमसे कोई खुसूसी सलूक किया जाए? बार्बन वाइको ने फिर दिलचस्प निगाहों से मुझे देखा और अपनी जगह से उठकर अतराता हुआ मेरे नजदीक पहुंच गया। दरअसल विलाडी वाइन ने सही फैसला नहीं किया। जैसी आर्गन का इलाका बार्बन वाइको की मलकियत है और यहाँ वही सब कुछ होता है जो बार्बन वाइको चाहता है। लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें एक शरीफाना पेशकश करता हूँ। प्लेटिनियम पॉइंट के बारे में जो तफसीलात तुम्हारे इल्म में है वो मेरे सामने उगल दो। मैं तुम्हें कुछ अर्सा अपने साथ रखूंगा और उसके बाद जब विलाडी वाइन का दिमाग दुरुस्त हो जाएगा तो तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत दे दी जाएगी। सूरत हाल का अंदाजा मुझे किसी हद तक हो गया था। चुनाचे अब इसके अलावा और कोई चारा कार नहीं था कि मैं बार्बन वाइको के खिलाफ कोई कार्रवाई करूं।
चुनाचे मैंने बर्क रफ्तारी से अपना पाँव घुमाया और वाइको की पिंडली पर वार कर दिया। उसी वक्त वाइको के एक आदमी ने राइफल उठाकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैंने आदमी की राइफल पकड़कर उसे एक जोरदार झटका दिया। राइफल उसके हाथ से छूट गई। वो बुरी तरह मेरी तरफ आया था, लेकिन मैंने राइफल का बट पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर दे मारा और वो एक कर्मनाक चीख मारकर ऊंधा हो गया। वाइको को शायद इसका अंदाजा नहीं था कि मैं उसकी सरजमीन में दाखिल होकर उसके साथ ये सलूक करूंगा। पाँव की जरब ने उसे लम्हा भर के लिए बेकार कर दिया था और वो फौरन ही अपनी पिंडली पकड़कर बैठ गया था। मैंने उसे बालों से पकड़कर उठाया और दूसरे ही लम्हे उसके हाथ पर एक मखसूस किस्म की ठोकर लगाकर वो पिस्तौल उसके हाथ से निकाल दिया, जिसे उसने अचानक ही अपने बगली होलिस्टर से निकाल लिया था। उसके आदमियों ने मुजरिमाना अंदाज में चबूतरे की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो मैंने वही रिवाल्वर वाइको की पुश्त से लगाते हुए गरजदार लहजे में कहा, खबरदार, अगर तुम लोगों ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो मैं वाइको के जिस्म में सोराख कर दूंगा। वो सब अपनी जगह ठिठक गए और उनके चेहरों पर इंतहाई नफरत और वहशत के आसार नजर आने लगे। तकरीबन सभी के हाथ में पिस्तौल थे और उनका रुख मेरी जानिब था, लेकिन चूंकि वाइको मेरे कब्जे में आ चुका था इसलिए वो पिस्तौल इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मैंने गर्राए हुए लहजे में कहा, वाइको, तुम इस वक्त पूरी तरह मेरे रहम और करम पर हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और अगर तुमने या तुम्हारे साथियों ने कोई गलत हरकत की तो फिर तुम अपनी जिंदगी के सरमाए से महरूम हो जाओगे। वाइको पता नहीं किस टाइप का आदमी था, बढ़ बढ़कर बातें करने वाला। जैसी आर्गन में उसकी दहशत बैठी हुई थी, मुझे यही बताया गया था कि बार्बन वाइको एक खतरनाक शख्सियत का मालिक है, लेकिन इस वक्त वो किसी कचवे की मानद मेरे हाथों बेबस हो चुका था। मेरी गिरफ्त और मेरे लहजे की सख्ती महसूस करके उसकी पेशानी पर पसीना आ गया। मैंने रिवाल्वर उसकी पसलियों में जोर से चुबोया तो उसने सरासीमा सा होकर अपने आदमियों को सामने से हट जाने के लिए कहा। वो सब मुंतशिर हो गए। गोली मत चलाना, मैं तुम्हारी हिदायत पर अमल कर रहा हूँ, वाइको ने खौफजदा लहजे में कहा। उस वक्त तक इत्मीनान रखो वाइको, जब तक तुम या तुम्हारे आदमी कोई गलत हरकत करने की कोशिश ना करें, मैंने सर्द लहजे में कहा। इस वक्त हम दोनों दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। मैं वाइको के सिलसिले में जरा सा गैर मोहतात हो गया था। उसकी कैफियत से मैंने ये अंदाजा कायम कर लिया था कि वो लड़ाई बढ़ाई के मामले में बुज़दिल है, लेकिन वो चाल चल गया। दरवाजे से बाहर निकलते हुए वो इस तरह लड़खड़ाया जैसे उसका पाँव दरवाजे में उलझ गया हो। मैंने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने पलटकर मेरे पिस्तौल पर हाथ मारा और पिस्तौल मेरे हाथ से निकल गया। गो पिस्तौल उसके हाथ में नहीं पहुंचा था, लेकिन उसने मेरे गैर मुसल्ला होने से फायदा उठाया और जमीन पर लूट लगाकर दूर निकल गया। उसके साथियों ने यह मौका गनीमत समझा। दूसरे ही लम्हे 2 फायर हुए, लेकिन कोई गोली मुझ तक नहीं आई। फिर एक तीसरा फायर हुआ और एक चीख लहरा गई। यह फायर पाल मैसन ने किया था और उस शख्स को निशाना बनाया था जिसने मुझ पर फायर किए थे। मैंने भी जमीन का सहारा लिया था और इसी तरह खिसकते हुए मैंने बार्बन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बार्बन को सूरत हाल का अंदाजा हो चुका था। वो चुपायों की तरह दौड़ता हुआ एक दूसरे दरवाजे में घुस गया। इस वक्त तक उसके दूसरे साथी संभल चुके थे और उन्होंने अंधाधुंध मुझ पर और पाल मैसन पर फायरिंग शुरू कर दी थी। उस जगह से निकलना अब हमारे लिए आसान नहीं था, क्योंकि बेड़ियों के इस गोल से हम पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। उसी वक्त अचानक वहां तारीकी छा गई और फिर यूं महसूस हुआ जैसे किसी और सिमत से भी गोलियां चलने लगी हूं। यकीनन ये प्रोफेसर के खुफिया साथी थे जिनके बारे में मुझे बता दिया गया था। उनकी जवाबी कार्रवाई का नतीजा खातिर ख्वाह निकला और वो लोग बुखलाहट का शिकार हो गए। अचानक पाल मैसन की आवाज मेरे कानों में उभरी, अब यहाँ रुकना खतरनाक है, मेरे ख्याल में निकल चलें। मैंने टटोल कर पाल मैसन के वजूद को महसूस किया, फिर आहिस्ता से बोला, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है मैसन, लेकिन क्या इस तारीकी में तुम रास्तों का तयन कर सकते हो? हाँ, थोड़ी बहुत कोशिश की जा सकती है, तब फिर हमें ताखीर नहीं करना चाहिए। और सुनो, मेरे चक्कर में रहकर अपनी जिंदगी खतरे में डालने की कोशिश मत करना। अपने तौर पर रास्ता तलाश करो और निकल जाओ, मैं अपनी मदद आप करूंगा। ओके, पाल मैसन ने कहा और फिर अंधेरे में मैंने कुछ सरसराहटें महसूस की। पाल मैसन खिसक गया था। उस वक्त मैंने यही मुनासिब समझा था कि उसको टाल दूं। अगर पाल मैसन को मैं ये बताता कि मैं यहाँ से निकलने का इरादा नहीं रखता, तो मुमकिन है वो कुछ जान इशारी दिखाने की कोशिश करता जो मेरे हक में बेहतर ना होती। यहाँ अगर सब कुछ करके ही वापसी मुनासिब होती, वरना दोबारा यहाँ दाखिला इतना आसान नहीं था। मेरे ख्याल में प्रोफेसर जो कुछ कर सकता था कर चुका था, अब बाकी सब कुछ मुझे ही करना था। फिलहाल मुझे किसी बेहतर पनाहगाह की तलाश थी। इससे कबल के रोशनी दोबारा हो जाए मुझे कोई पनाहगाह दरकार थी।
मैंने अपनी जगह छोड़ दी और किसी तेज रफ्तार सांप की मानिंद रेंगता हुआ वहां से बाहर निकल गया। ये एक राहदारी थी। उस राहदारी में मुतअद्दिद दरवाजे थे, लेकिन मैं उसके आखिरी सिरे के दरवाजे पर पहुंच गया और फिर अल्लाह का नाम लेकर मैंने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। तारीकी पूरी इमारत में फैली हुई थी। शायद मेन स्विच ऑफ किया गया था, लेकिन मैं जानता था कि तारीकी ज्यादा देर नहीं रहेगी। किसी ना किसी को मेन स्विच का ख्याल आ ही जाएगा। चुनाचे रोशनी होने से कबल ही किसी ऐसी जगह का इंतखाब कर लिया जाए जहां मैं खुद को पोशीदा कर सकूं। इस कमरे में घुस तो आया था, लेकिन इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। ये तक मालूम नहीं था कि यहाँ मेरे अलावा कोई और है या नहीं। दरवाजे से चंद कदम आगे बढ़कर मैंने दीवार से पुश्त लगाई और सांस रोककर कमरे की सुनगुन लेने लगा। उसी वक्त एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी, बेहतर है दरवाजा बंद कर दो। आवाज शीरी और शगुफ्ता थी, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा जैसे मेरे कान के करीब धमाका हुआ हो। मैं बुरी तरह उछल पड़ा था। मैं इस तारीकी में भी तुम्हें देख सकती हूँ, दरवाजा बंद कर दो, उसने फिर कहा। इससे कबल के मैं दरवाजे की तरफ पलटता या कोई और अमल करता, अचानक रोशनी फैल गई। अगर कमरे में हाई पावर के बल्ब होते तो शायद मेरी आंखें बंद हो गई होती, लेकिन यहाँ मध्यम ठंडी नीली रोशनी फैल गई थी। इस रोशनी में मेरी निगाहों को ज्यादा ना भटकना पड़ा। मुझसे चंद कदम के फासले पर एक लंबे कद की नौजवान लड़की सोफे पर नीम दराज थी। रोशनी इतनी थी कि मैं उसका चेहरा और हुलिया देख सकता था। वो सुनहरे बालों और बहरैल काल जैसी नीली आंखों वाली एक नहायत ही खूबसूरत लड़की थी। उसने अपने घने सुनहरे बाल समेटकर जूड़े की शक्ल में बांध रखे थे। उसकी नीलगों आंखों में जहानत की चमक रक्सां थी। हाँ, दरवाजा बंद कर दो, उसने चमकारने वाले अंदाज में कहा और मैंने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। सामने दीवार पर जो दरमियानी स्विच नजर आ रहा है उसे भी बंद कर दो। ये नीली रोशनी बुझ जाएगी। मगर रुको, ये तो बताओ, क्या कोई तुम्हारी तलाश में है? हाँ, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। तब ऐसा करो, रोशनी बंद ना करो। ये मामूल के खिलाफ होगा, क्योंकि मैं रोशनी करके सोती हूँ और वो इस बात को महसूस करेंगे। इस तरफ आ जाओ, मेरी मसहरी के बाईं तरफ। यहाँ तुम्हारे छुपने की जगह है, आ जाओ। बाहर कदमों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये आवाजें मैं भी सुन चुका था। चुनाचे उसी वक्त उस लड़की के अहकामात पर अमल करने के अलावा कोई चारा कार नहीं था। लड़की सोफे से उठकर मसहरी पर आ लेटी। कदमों की आवाजें दरवाजे के करीब रुकी। किसी ने दरवाजे के हैंडल पर कुछ जोर आजमाई की और फिर उसे अंदर से बंद पाकर मुतमईन हो गया। लड़की दम साधे लेटी रही। कदमों की आवाज चंद साथ के बाद मादूम हो गई। जो कोई भी था वो दस्तक देने की जुर्रत नहीं कर सकता था। मेरा ज़हन चकरा रहा था। लड़की के बारे में कोई अंदाजा नहीं हो सकता था कि वो क्या चीज है। आखिर उसकी आवाज उभरी, अब कोई इधर नहीं आएगा। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं हैरान हूँ। यकीनन हो गए, उसने मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया। तुम कौन हो? तुम्हारी मददगार, बस मेरे बारे में कुछ जाने बगैर और ये मालूम किए बगैर कि मैं कौन हूँ। जानती हूँ। क्या? यही कि तुम बार्बन वाइको के शिकार हो, उसके कोई मुखालिफ, उसके अहकामात पर अमल ना करने वाले। और तुम कौन हो? इसका जवाब देने के लिए सोचना होगा। कब तक जवाब मिल सकेगा ये भी सोचकर बताऊंगी, उसने कहा और मैं खोपड़ी सहलाने लगा। जाहिर है उसका ताल्लुक किसी इमारत से होगा। बार्बन वाइको की कोई नुमाइंदा, लेकिन वो किसी अजनबी की मदद करने के लिए तैयार थी। उसके बारे में फौरी तौर पर कोई फैसला करना मुश्किल था। मैं कोई ऐसी जगह चाहता था जहां मैं अपने तौर पर पोशीदा रहूं, कोई मेरे बारे में ना जानता हो। लेकिन ये सूरत हाल गलत हो गई थी। लड़की कौन थी, क्या थी, उस पर किस हद तक एतमाद किया जाए या बिल्कुल एतमाद ना किया जाए। इस मरहले पर कोई भी लग़ज़श मेरे लिए मौत का सबब बन सकती थी या मुझे अपने मकसद से दूर ले जा सकती थी। ऐसे ही बहुत से ख्यालात मेरे ज़हन में आते रहे और वक्त गुजरता रहा। इसी दौरान लड़की ने ना मुझसे कोई सवाल किया और ना मैंने ही अपनी जगह से कोई जुम्बिश की। उसी उधेड़ बुन में मुझे वक्त गुजरने का कुछ एहसास ना रहा था। मैं भी कोई फैसला ही ना कर पाया था कि दफतन एक खिड़की के शीशे चमक उठे। रोशनी छिनकर अंदर आने लगी थी। मैं बुखला उठा। लड़की गर्दन के बल एक हाथ सराहने रखे लेटी रही। ये रोशनी मेरे मुंह से निकला, खौफजदा खरगोश। लड़की आहिस्ता से हंसी और फिर बोली, उठो और खिड़की का पर्दा बराबर कर दो। वो बार्बन वाइको की ख्वाबगाह है। वो ख्वाबगाह में आ गया है। मैं अपनी जगह से निकल आया। ये इंकशाफ मेरे लिए सनसनीखेज था। बड़ी गिरफ्तारी से मैं खिड़की के करीब पहुंचा। दरमियान में खुलने वाले शीशे लगे हुए थे। रोशनी उन्हीं शीशों से आ रही थी। मैंने निहायत एहतियात से थोड़ा सा शीशा खोला और एक जिरी करके दूसरी जानिब झांकने लगा। तेज रोशनी में बार्बन वाइको नजर आ रहा था। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था।
चंद लोग उसके सामने खड़े हुए थे। अब तुम मुझे इतला दोगे कि उनका नामो निशान भी नहीं मिला? क्यों? वो उससे से दाड़ा। ये हकीकत है जनाब। उससे बड़ी हकीकत ये है कि तुम सब नाअहल हो। जो जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपी गई हैं उनके काबिल नहीं हो। आखिर वो कौन से रास्ते से बाहर गए? हमारे आदमी कहाँ मर गए? क्या इस हकीकत का एतराफ न कर लिया जाए कि लॉर्ड वाइन लास वेगास में बैठकर जैसी आर्गन में हमारे मुंह पर स्याही लगा सकता है? लेकिन जनाब ऐसा हुआ है। वो सिर्फ 2 थे, सिर्फ 2। नहीं जनाब, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ 2 नहीं थे। एक आदमी ने चिल्लाए हुए अंदाज में कहा। क्या मतलब? बारबन वाइको चौंका। वो 2 तो आपके सामने थे, तो तुम्हारा क्या ख्याल है इस इमारत में जहां मैं रहता हूँ? वाइको ने सांप की तरह फुनकारते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मेन स्विच किसने बंद किया था? उस शख्स ने सवाल किया। हूँ? बारबन वाइको फिर चौंका। न सिर्फ मेन स्विच बंद किया गया बल्कि जब हमने उन्हें गोलियों का निशाना बनाने की कोशिश की तो हम पर भी गोलियां चलाई गईं। और आप यकीन करें कि गोलियां चलाने वाले वो नहीं थे। मेन स्विच? बारबन उनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर बुड़बुड़ाया। हाँ, मेन स्विच किसने बंद किया? थोड़ी देर तक वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, जाओ आराम करो। मिस्टर वाइको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तीसरे आदमी ने कहा। कहो, वाइको बेजारी से बोला। लास वेगास के लॉर्ड वाइन ने तनहा इन 2 आदमियों को तो ना भेज दिया होगा, बल्कि उसने कुछ और भी इंतजामात किए होंगे। मसलन, वाइको ने भुएं सुकेड़ कर कहा, कोई ऐसी कोशिश जो, अगर कोई शुबह है तो साफ साफ कहो। मेरी मुराद प्रोफेसर से है। फेडरक? वाइको ने सवालिया अंदाज में प्रोफेसर का नाम लिया। यस सर। दूसरी शक्ल में जैसी आर्गन में हर अजनबी पर निगाह रखी जाती है। प्रोफेसर फेडरक? वाइको के लहजे में बेयकीनी थी। क्या वो इस हद तक जा सकता है?